हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज मुग़ल साम्राज्य से संबंधित एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन हो जाता है। आपके कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं मुग़ल साम्राज्य से, ये सारे प्रश्न का एक कलेक्शन लेकर के आया हूं और ये मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपका लाइक ही मेरा एनर्जी बूस्टअप का काम करता है और मैं प्रेरित होता हूं नए नए वीडियो लाने के लिए। और मैं कोशिश करूंगा कि वैसे ही वीडियो लाऊं जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न मुग़ल साम्राज्य से संबंधित प्रश्न है, इसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए है बाबर, बी है हुमायूं, बी है अकबर, सी है हुमायूं और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि भारत में पूछा जा रहा है, भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक जो है यह बाबर था। बाबर 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की स्थापना किया, मुग़ल वंश का स्थापना किया बाबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किस सल्तनत कालीन शासक को परास्त कर बाबर ने भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना की? पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो आप सबको पता है पानीपत का प्रथम युद्ध जो था यह 1526 ईस्वी में हुआ, 1526 ईस्वी में हुआ और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कहने का तात्पर्य है ये सल्तनत काल का जो साम्राज्य था इब्राहिम लोदी, इसको पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया और मुग़ल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न तीसरा है, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, यह फरगना एक जगह है जो मध्य एशिया में स्थित है। फरगना की बात की जाए तो यह मध्य एशिया में स्थित एक जगह है, एशिया में स्थित एक जगह है फरगना, जहाँ पर 14 फरवरी 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाबर था प्रश्न पूछा जा रहा है, बाबर था। ए है मंगोल, बी है अफगान, सी है चगताई तुर्क, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे, बाबर जो था ये चगताई तुर्क था। चगताई तुर्क, ये कहने का अर्थ है यह तुर्क था, चगताई तुर्क था और यह सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। चगताई तुर्क जो थे यह सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे और कहा जाता है कि बाबर 11 वर्ष की अवस्था में 1494 ईस्वी में बाबर जो था ये मध्य एशिया में सुल्तान बना, यानी ये चगताई तुर्क था। चगताई तुर्क इसको कहा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, अपने पिता की ओर से बाबर किसका वंश था? अपने पिता की ओर से बाबर किसका वंश था? तो कहा जाता है कि अपने पिता की ओर से बाबर जो था यह बाबर जो था ये तैमूर लंग का वंश था। तैमूर लंग का वंश था। पिता के ओर से बाबर जो था तैमूर लंग का वंश था। और मैं बता दूं इसके पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता का नाम था। उमर शेख मिर्ज़ा इसके पिता का नाम था और यह तैमूर लंग का वंश था। माँ की ओर से, नेक्स्ट प्रश्न है, माँ की ओर से बाबर किसका वंश था? माँ की ओर से बाबर किसका वंश था? तो ध्यान रखेंगे, माँ की ओर से बाबर ये मंगोलों का वंश था और यह चंगेज खां
जो था वह चंगेज खां के तरफ से यानी मंगोलों का वंशज था। और कहा जाता है यह कुतलुग निगार जो थी इसकी माँ का नाम था। इसके माँ का नाम क्या था? कुतलुग निगार, कुतलुग निगार निगार। ध्यान रखेंगे, पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा और माँ का नाम कुतलुग निगार। यानी कह सकते हैं बाबर जो था पिता की तरफ से तैमूर लंग का वंशज था और माँ के तरफ से ये मंगोल का वंशज था, मंगोलों का वंशज था, यानी चंगेज खां के वंशज से था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया जिसे इतिहासकारों ने वास्तविक अभियान माना है? ये प्रथम अभियान पूछा जा रहा है, बाबर भारत पर प्रथम अभियान कब किया? तो भारत पर प्रथम अभियान यह 1519 ईस्वी में किया था। और कहा जाता है कि भारत पर यह बाबर जो था यह 5 बार आक्रमण किया था, 5 बार आक्रमण किया। और सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण जो था इसका 1526 का पानीपत का युद्ध था। यानी कह सकते हैं ये प्रथम आक्रमण की बात की जा रही है तो प्रथम आक्रमण 1519 का था और बाबर 5 बार आक्रमण किया। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण की बात की जाए तो ये 1526 ईस्वी का पानीपत का युद्ध जो था यह इसका सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रहा। नेक्स्ट प्रश्न है बाबर का भारत पर प्रथम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? प्रथम सैन्य अभियान, ध्यान रखेंगे प्रथम सैन्य अभियान पूछा जा रहा है तो पहला है लोदियों के विरुद्ध, यूसुफजाइयों के विरुद्ध, सी ऑप्शन है पंजाब में के विरुद्ध, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे ये प्रथम अभियान जो था ये यूसुफजाइयों के विरुद्ध था। बाबर का प्रथम अभियान भारत में किसके विरुद्ध था? यूसुफजाइयों के विरुद्ध था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है 1519 से 1524 ईस्वी के बीच बाबर ने किस भारतीय प्रदेशों या क्षेत्रों को जीता? 1519 और 1524 ईस्वी के बीच की बात पूछी जा रही है। यानी देख रहे लेंगे यह 1524 से ईस्वी के बीच ये बजौर और भोरा को भी जीता, सियालकोट और सैयदपुर को जीता, लाहौर को भी जीता, यानी उपयुक्त सभी पे जाएंगे। यह 1519 से 1524 ईस्वी में यह बाजौर भेरा को भी जीता, सियालकोट को भी जीता, लाहौर को भी जीता, यानी ऑप्शन में उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया? प्रश्न कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ये भारत का पूछा जा रहा है भारत का कौन सा व्यक्ति था या राजा था, बादशाह था जिसने बाबर को आक्रमण किया भारत पर, बाबर को आमंत्रित किया भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो ध्यान रखेंगे पहला है दौलत खां लोधी, बी है आलम खां लोधी, सी है ए और बी दोनों, डी है दिलावर खां। तो ध्यान रखेंगे ये आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी ये दोनों ने आक्रमण किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध 20 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच था। बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 20 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न है पानीपत के युद्ध में बाबर की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया
तोपखाने का प्रयोग, ये तोपखाने का प्रयोग जो था बाबर विराट स्तर पर किया और यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था? किन तोपचियों ने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने तोपों का संचालन किया था? तो ध्यान रखेंगे ये तोपची उस्ताद अली थे और मुस्तफ़ा थे, यानी दोनों ने मिल करके इस युद्ध का संचालन किया, इस युद्ध में तोपों का संचालन किया, इसलिए ऑप्शन सी पर जाएंगे। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानीपत के विजय के बाद बाबर ने सर्वप्रथम अपने नाम का खुतबा कहाँ पढ़वाया? सर्वप्रथम ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम अपने नाम का खुतबा कहाँ पढ़वाया? ए है आगरा, बी है दिल्ली, सी है पंजाब, डी है काबुल। तो अपने नाम का खुतबा ये दिल्ली में पढ़वाया था। ध्यान रखेंगे पानीपत के विजय के बाद बाबर सर्वप्रथम अपने नाम का खुतबा यह दिल्ली में पढ़वाया। नेक्स्ट प्रश्न है, मेवाड़ के राणा संगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मेवाड़ के राजा राणा संगा और बाबर के बीच हुए युद्ध को हम लोग खानवा के युद्ध के नाम से जानते हैं। और खानवा का युद्ध मैं बता दूं यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया बाबर और मेवाड़ के राजा राणा संगा के बीच। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में खानवा स्थित है? पूछा जा रहा है वर्तमान में खानवा कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर सीकरी के पास खानवा स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, खानवा का युद्ध जिसे जीतने के बाद बाबर की विजयों को भारत में अस्थायित्व प्राप्त हुआ, यह कब लड़ा गया? यानी खानवा का युद्ध जिसे जीतने के बाद भारत में बाबर का अस्थायित्व प्राप्त हुआ, यह कब लड़ा गया? तो ध्यान रखेंगे खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया। किसके बीच? बाबर और महाराणा राणा संगा के बीच। राणा संगा के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ, खानवा के युद्ध में राणा संगा बुरी तरह पराजित हुआ। बाबर ने इस युद्ध में विजय के बाद कौन सी उपाधि धारण की? पूछा जा रहा है खानवा के युद्ध के बाद जब विजय प्राप्त हुआ तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो ध्यान रखेंगे बाबर जो था ये गाजी की उपाधि धारण किया। कब किया? 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध के विजय के बाद यह गाजी की उपाधि धारण किया। बाबर ने चंदेरी का युद्ध में किसे पराजित किया? बाबर ने चंदेरी के युद्ध में किसे पराजित किया? तो ध्यान रखेंगे बाबर जो था यह चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया और यह 1528 ईस्वी में, कहा जाए 1528 ईस्वी में मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध की बात की जाए तो ये 1528 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर द्वारा भारत में लड़ी गई अंतिम लड़ाई की बात की जा रही है। भारत में अंतिम लड़ाई जो था यह घाघरा का युद्ध था और घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया यह 1529 ईस्वी में लड़ा गया। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 26 दिसंबर 1530 को बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई, उसे निम्नलिखित में कहाँ दफनाया गया? कहाँ दफनाया गया? तो ध्यान रखेंगे ये काबुल में दफनाया गया। 26 दिसंबर 1529 में बाबर की जब आगरा में मृत्यु हुई तो उसे काबुल में दफनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने अपनी मर्जी की पैतृक उपाधि को त्याग कर कब बादशाह की उपाधि धारण की?
पैतृक उपाधि यानी मिर्ज़ा की पैतृक, ध्यान रखेंगे, मिर्ज़ा की पैतृक उपाधि को त्याग कर ये बादशाह की उपाधि बाबर कब धारण किया? तो ये 1507 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने किससे तुलगमा युद्ध नीति सीखी थी? बाबर ने, पूछा जा रहा है, बाबर ने किससे तुलगमा युद्ध नीति सीखी थी? तुलगमा युद्ध नीति बाबर किससे सीखी थी? तो यह सीखा था उज़्बेकों से। और इस युद्ध का पहली बार प्रयोग जो था यह पानीपत के युद्ध में किया था। बाबर जो था यह पानीपत के युद्ध में तुलगमा नीति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था और यह उज़्बेकों से सीखा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना किस भाषा में की है? तुजुक बाबरी की रचना किस भाषा में कराई है? तो ये ध्यान रखेंगे यह तुर्की भाषा में है और अब्दुल रहीम खाना ने इसे फ़ारसी में बाबरनामा के नाम से अनुवाद किया है। ध्यान रखें, 2 प्रश्न यहाँ से बनेगा। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजके बाबरी की रचना ये तुर्की भाषा में करवाई, लेकिन परवर्ती काल में अब्दुल रहीम खाना ने इसे फ़ारसी में अनुवाद किया और बाबरनामा नाम दिया। प्रश्न है, बाबर की किस रचना को खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है? बाबर के किस रचना को खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है रिसाला ए उसज को खत ए बाबरी के नाम से जाना जाता है, यानी ये बाबर के खतों का संग्रह है जिसे रिसाला ए उस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर सिर्फ एक सैनिक, पूछा जा रहा है, बाबर सिर्फ एक सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं। बाबर सिर्फ एक सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं। यह कथन किसका है? ध्यान रखेंगे, तो यह कथन लेनपुल का है। लेनपुल महोदय जो हैं यह कहते हैं कि बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर ने अपने 4 पुत्रों हुमायूं, अस्करी, हिंदाल और कमरान में किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो ध्यान रखेंगे, बाबर हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और हुमायूं जो था यह 23 वर्ष की अवस्था में, ध्यान रखेंगे 23 वर्ष की अवस्था में 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को यह बादशाह बना था। 23 वर्ष की अवस्था में 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं जो था यह बादशाह बना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं को निम्नलिखित में किससे संघर्ष करना पड़ा? तो ध्यान रखेंगे, अपने भाइयों से, मिर्ज़ा वर्ग के सरदारों से, अफ़गानों से, उपयुक्त में से सभी। यानी हुमायूं को अपने सभी यानी भाइयों से भी संघर्ष करना पड़ा, मिर्ज़ा वर्ग के सरदारों से भी और अफ़गानों से भी संघर्ष करना पड़ा अपने बादशाह बनने के सिलसिले में। बादशाह जब बन रहा था तो उस क्रम में इसने सभी से संघर्ष किया। नेक्स्ट है, हुमायूं ने गृह युद्ध से बचने के लिए अपने भाइयों में एक विस्तृत भूप्रदेश बांट दिया। निम्नलिखित युग्मों को युग में कौन सुमेलित नहीं है? यह पूछा जा रहा है, यानी नहीं है। अस्करी, संभल, हिंदाल, मेवात, कमरान, काबुल और कंधार उपयुक्त सभी, यानी कोई सम्मिलित नहीं है। यह जो था ये अलग अलग क्षेत्रों में इसने अपना बंटवारा किया था। नेक्स्ट है प्रश्न, यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हुमायूं के प्रबल और प्रमुख शत्रु थे? हुमायूं के प्रबल और प्रमुख शत्रु जो थे ये अफ़गान थे। अफ़गान हमेशा हुमायूं के प्रतिद्वंदी ही रहे हैं। हुमायूं ने प्रथम सैन्य अभियान, देखेंगे प्रथम सैन्य अभियान
के तहत आक्रमण किया। प्रथम सैन्य अभियान के तहत यह कालिंजर पर आक्रमण किया और कालिंजर पर जब आक्रमण किया, यह 1531 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव शासक था। रुद्रदेव शासक था 1531 ईस्वी में। और पहला आक्रमण कहाँ? कालिंजर पर। हुमायूं के आक्रमण के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो ये प्रताप रुद्रदेव था, ध्यान रखेंगे। जब हुमायूं आक्रमण किया कालिंजर पर जब हुमायूं आक्रमण किया तो वहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था और यह 1531 ईस्वी में इसका प्रथम आक्रमण था। नेक्स्ट प्रश्न है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो हुमायूं के पतन का कारण बना, कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो था ये 26 जून 1539 को लड़ा गया शेर खां और हुमायूं के बीच। यह 1539 में लड़ा गया, 26 जून 1539 में। और यह चौसा जो है, मैं बता दूं, यह बक्सर के नीचे है, बक्सर के नज़दीक है। बक्सर के पास चौसा है और वहीं पर यह युद्ध लड़ा गया। चौसा का मैदान निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है? चौसा का मैदान ये कर्मनसा नदी के किनारे है, ध्यान रखें, कर्मनसा नदी के किनारे चौसा का मैदान स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित युद्ध में किसने हुमायूं के भाग का अंत कर दिया और अंततः उसे भारत से निर्वासित होकर ईरान जाना पड़ा? तो यह बिलग्राम का युद्ध था। और बिलग्राम का युद्ध जो था यह 17 मई, ध्यान रखेंगे, 17 मई 1540 ईस्वी में लड़ा गया और इसको कनौज में लड़ा गया बिलग्राम का युद्ध, जिसने पूर्ण रूप से हुमायूं को निष्कासित कर दिया। प्रश्न है हुमायूं को अपने किन 2 सैनिक अभियानों के समय की गई भूलों के परिणाम स्वरूप अपना साम्राज्य शेरशाह सूरी के हाथों खोना पड़ा? किन 2 सैनिक अभियानों को पूछा जा रहा है कि अपने परिणाम स्वरूप अब साम्राज्य को शेरशाह सूरी के हाथों खोना पड़ा? यह गुजरात और बंगाल का अभियान था। गुजरात और बंगाल के युद्ध के अभियान के समय कारण ही शेरशाह सूरी के हाथों हुमायूं को अपना साम्राज्य खोना पड़ा। प्रश्न है हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? हुमायूं के असफलता के प्रमुख कारण क्या थे? राजनीतिक भूलें, चारित्रिक दुर्बलता, शेरशाह की महत्वाकांक्षा, कुशल सेनापतित्व, उपयुक्त में से सभी। यानी कह सकते हैं हुमायूं की असफलता के सभी कारण उपयुक्त थे। ये सभी कारण थे। राजनीतिक भूलें भी थी, चारित्रिक दुर्बलता भी था, शेरशाह की महत्वाकांक्षा और कुशल सेनापतित्व का भी था, जिसके कारण हुमायूं असफल रहा। हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया। हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत किया कब से कब तक? तो ध्यान रखेंगे हुमायूं 1540 से 1555 ईस्वी तक यह निर्वासित जीवन व्यतीत किया। हुमायूं ने निम्नलिखित में से किसके सैन्य सहायता से पुनः भारत को जीतने का प्रयास किया? पूछा जा रहा है हुमायूं निष्कासन के बाद किसकी सैन्य सहायता से पुनः भारत को जीतने का प्रयास किया? तो ध्यान रखेंगे ईरान के ये शाह तहमास, ईरान का शासक था तहमास, उसकी सहायता से ये पुनः जीतने का प्रयास किया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युद्धों में किसने अफगानों की सत्ता को भारत में समाप्त कर दिया? निम्नलिखित युद्धों में किसने अफगानों की सत्ता को भारत में समाप्त कर दिया? तो ध्यान रखेंगे यह सरहिंद का युद्ध था। सरहिंद का युद्ध जो 22 जून, ध्यान रखेंगे यह 22 जून 1555 ईस्वी को लड़ा गया। सरहिंद का युद्ध बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच जिसने अफगान की सत्ता को भारत में समाप्त कर दिया। सरहिंद का युद्ध था 22 जून 1555 ईस्वी के बीच लड़ा गया।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, दूसरी बार कब हुमायूं का दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ? दूसरी बार हुमायूं का कब दिल्ली में राज्याभिषेक हुआ? तो ध्यान रखेंगे हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ 23 जुलाई 1555 ईस्वी को, जब दूसरी बार यह भारत का दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया। तो इसका राज्याभिषेक कब हुआ? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को। प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए किस युद्ध में उसके अल्प पुत्र अकबर और बैरम खां ने भी हिस्सा लिया? यानी हुमायूं द्वारा लड़े गए किस युद्ध में उसके अल्प पुत्र अकबर और बैरम खां ये दोनों हिस्सा लिए थे? तो ध्यान रखेंगे यह युद्ध जो था यह सरहिंद का युद्ध था। सरहिंद के युद्ध में बैरम खां और अकबर दोनों ने हिस्सा लिया था, दोनों भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह सम्मान उसे किसे पराजित करने पर मिला? द्वितीय प्रश्न समझिएगा, शेर शाह को भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है। यह सम्मान उसे किसे पराजित करने पर मिला था? तो ध्यान रखेंगे यह हुमायूं को पराजित करने पर यह उपाधि उसे मिली थी, शेर खां को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह के जीवन एवं उनके कार्यकलापों से संबंधित पुस्तक तारीख-ए-शेरशाही की रचना किसने की? तारीख-ए-शेरशाही की रचना किसने की? तो ध्यान रखेंगे तारीख-ए-शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने की। अब्बास खां शेरवानी ने तारीख-ए-शेरशाही की रचना की है। निम्नलिखित में किस स्थान पर फरीद का 1472 ईस्वी में जन्म हुआ? पूछा जा रहा है किस स्थान पर फरीद का 1472 ईस्वी में जन्म हुआ? तो ये ध्यान रखेंगे यह बजवाड़ा पंजाब में, बजवाड़ा पंजाब जो होशियारपुर के आसपास है, ध्यान रखेंगे होशियारपुर के आसपास है, ये पंजाब बजवाड़ा में ये फरीद का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फरीद को एक शेर खां को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान की? प्रश्न समझिएगा, निम्नलिखित में से किसने फरीद को एक शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान की? तो यह व्यक्ति ये दक्षिण बिहार का सूबेदार था जिसका नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट प्रश्न है, हजरत आला की उपाधि के साथ शेर खां कहाँ का शासक बना? हजरत आला की उपाधि के साथ शेर खां जो था यह दक्षिण बिहार का शासक बना, और दक्षिण बिहार का जब शासक बना यह 1529 ईस्वी में दक्षिण बिहार का शासक बना। और इस समय बंगाल के शासक नुसरत शाह थे, और हजरत आला की उपाधि लेकर के शेर खां दक्षिण बिहार का शासक बना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों में किसे जीतने के बाद शेर खां शेर शाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि के साथ भारत का सुल्तान बना? तो ये ध्यान रखेंगे चौसा युद्ध के बाद यह भारत का सुल्तान बना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मालवा के शासक कादिर शाह के अधिकार से किन किलों को शेर शाह ने छीना था? कादिर शाह के अधिकार से किन किलों को शेर शाह ने छीना था? तो यह उपयुक्त सभी था, यानी यह सांगपुर, मांडू और उज्जैन, यानी यह उपयुक्त सभी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, शेर शाह के निम्नलिखित विजयों में किस विजय को इतिहासकार शेर शाह के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा बताते हैं? किस विजय के उपलक्ष्य में इतिहासकार शेर शाह के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा बताते हैं? तो यह रायसीना का था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बहुत जनमान की हानि की और बहुत कत्लेआम मचाया। नेक्स्ट प्रश्न है, रायसीन के दुर्ग में जिसे शेर शाह ने चालाकी और धोखे से जीता उसका तत्कालिक शासक कौन था?
उसका तत्कालीन शासक पूरनमल था। ध्यान रखेंगे, चालाकी से रायसीना के दुर्ग को चालाकी से जीता, उस समय इसका शासक जो था ये पूरनमल था। शेर शाह के समय राजपूताना के अनेक छोटे छोटे राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? यानी पूछा जा रहा है शेर शाह जब शासन कर रहा था तो राजपूताना के अनेक छोटे छोटे राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था? तो ए और बी दोनों होगा, यानी मारवाड़ भी शक्तिशाली थे और मेवाड़ भी शक्तिशाली थे। यानी ए और बी दोनों ऑप्शन पे जाएंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन पे जाएंगे, मेवाड़ और मारवाड़ पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है शेर शाह का अंतिम सैन्य अभियान कौन था? अंतिम सैन्य अभियान की बात की जाए तो ये बुंदेलखंड में कालिंजर का, बुंदेलखंड में यानी 1545 में कालिंजर का युद्ध जो बुंदेलखंड में है यह अंतिम अभियान था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस किले पर आक्रमण के समय हुए एक विस्फोट में 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो गई? किस किले में आक्रमण के समय एक विस्फोट में 22 मई 1545 ईस्वी को शेर शाह की मृत्यु हो गई? शेर शाह की मृत्यु हो गई, यह कालिंजर का किला था। कालिंजर का किला था जिसमें एक विस्फोट हुआ और विस्फोट यानी बगल में वो बारूद का ढेर था और वहाँ गिरने से यह कालिंजर में इसकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन शेर शाह के साम्राज्य की सीमाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है? सीमाओं के अंतर्गत शामिल नहीं है कश्मीर, असम, कश्मीर और गुजरात, ये तीनों के तीनों इसके सीमा में शामिल नहीं थे। शेर शाह का राज किस प्रकार का था? शेर शाह का राज किस प्रकार था? तो ध्यान रखेंगे यह केंद्रीकृत निरंकुश तंत्र था। शेर शाह का राज जो था यह केंद्रीकृत निरंकुश तंत्र पर आधारित था। शेर शाह के समय सबसे प्रशासनिक इकाई थी, शेर शाह के समय सबसे प्रशासनिक इकाई सरकार थी। सरकार जो थी ये सबसे प्रशासनिक इकाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है शेर शाह के प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श राज्य कौन था? शेर शाह के प्रांतीय व्यवस्था का सबसे आदर्श राज्य की बात की जाए तो यह जौनपुर था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शेर शाह कालीन किन प्रांतों में पूर्वकालीन सूबेदारी व्यवस्था लागू की गई? निम्नलिखित शेर शाह कालीन किन प्रांतों में पूर्वकालीन सूबेदारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ध्यान रखेंगे यह उपयुक्त सभी यानी सूबेदारी व्यवस्था मालवा में भी था, लाहौर में भी था और अजमेर में भी था, यानी कह सकते हैं उपयुक्त सभी। शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्यतः थी, शेर शाह की लगान व्यवस्था मुख्यतः थी, यह रैयतबाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, रैयतबाड़ी पर व्यवस्था पर यह आधारित व्यवस्था थी। शेर शाह के समय लगान निर्धारित करने के लिए किस प्रणाली का प्रचलन था? किस प्रणाली का प्रचलन था? तो यह गला बख्शी भी था, नक्श, मुकदई और कनकुत भी था, नगद था, जब्ती था, जमाई भी था, यानी ये सारी व्यवस्थाएं थी, इसलिए ऑप्शन डी पर जाएंगे। चलिए प्रश्न है शेर शाह के समय लगान के दरों की एक इकाई प्रणाली निकाली गई जिसे कहा जाता था? लगान के दरों की एक प्रणाली निकाली गई जिसे कहा जाता था, यह राई था। राई ध्यान रखेंगे, राई था जो फसलदारों की सूची तैयार करता था, जो फसलदारों की सूची तैयार करता था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है शेर शाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूला गया? औसत पैदावार का कितना हिस्सा यानी 1/3 भाग यह वसूला जाता था लगान के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है शेर शाह ने किन धातुओं के सिक्के ढलवाए थे?
शेर शाह ने किस धातुओं के सिक्के ढलवाए थे? तो यह ध्यान रखेंगे, चांदी के सिक्के भी थे, सोने के भी थे, तांबा के थे, यानी कह सकते हैं ये उपयुक्त सभी के प्रकार के ये सिक्के थे। प्रश्न है, रुपए का प्रचलन करने वाला पहला शासक शेरशाह ही था। शेरशाह द्वारा चलाया गया 178 ग्रेन का रुपया किस धातु से निर्मित था? 178 ग्रेन का जो रुपया था यह चांदी का निर्मित था। शेरशाह के समय स्वर्ण निर्मित सिक्के को कहा गया। स्वर्ण निर्मित सिक्के को यह असरफी कहा जाता था। असरफी, स्वर्ण निर्मित सिक्के जो होते थे इनको असरफी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, शेरशाह ने अपने द्वारा चलाए गए सिक्कों पर टकसाल सुल्तान का नाम किस भाषा और लिपि में खुदवाया था? टकसाल चलाए गए सिक्कों पर टकसाल और सुल्तान का नाम किस भाषा में खुदवाया था? तो अरबी भाषा और नागरी लिपि था। किस भाषा और लिपि में खुदवाया था? तो अरबी भाषा था और नागरी लिपि था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, शेरशाह के समय कुल टकसालों की संख्या कितनी थी? तो शेरशाह के समय टकसालों की संख्या जो थी यह 23 थी। शेरशाह के समय कुल टकसाल 23 थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्वान शेरशाह के समकालीन था? शेरशाह का समकालीन जो विद्वान था यह मलिक मोहम्मद जायसी थे। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह दूसरा हैदर था, यह कथन किसका है? बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह दूसरा हैदर था, यह कथन अब्बास खां शेरवानी का है। अब्बास खां शेरवानी कहते हैं कि यह बुद्धिमत्ता और अनुभव में शेरशाह ये दूसरा हैदर था। प्रश्न है, अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी को कहाँ हुआ था? आगरा में, दिल्ली में, अमरकोट में, ईरान में। तो ध्यान रखेंगे यह 1542 में अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। हुमायूं किस भाई के संरक्षण में अकबर का लालन पालन हुआ? हुमायूं के किस भाई के संरक्षण में अकबर का लालन पालन हुआ? तो ये अस्करी था। अस्करी के संरक्षण में अकबर का लालन पालन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 वर्ष की अल्प आयु में अकबर निम्नलिखित में कहाँ का सूबेदार बना? तो यह 9 वर्ष की अवस्था में अकबर जो था ये गजनी का सूबेदार बना था। प्रश्न है, हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर किस सैन्य साम्राज्य में व्यस्त था? किस सैन्य अभियान में, हुमायूं के मृत्यु के समय अकबर किस सैन्य अभियान में व्यस्त था? तो अकबर पंजाब में सिकंदर सूर के विरुद्ध जो अभियान चल रहा था इसमें ये व्यस्त था। निम्नलिखित में अकबर द्वारा किसे जीतने के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं उसे युवराज घोषित किया? युवराज यानी कहा जाता है हुमायूं 1555 ईस्वी में किस प्रदेश को जीतने के बाद अकबर को युवराज घोषित किया? तो यह सरहिंद, यानी सरहिंद के विजय के बाद, सरहिंद का विजय 1555 ईस्वी में हुआ और इस विजय के बाद हुमायूं अकबर को युवराज घोषित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को किसके संरक्षण में हुआ? यानी पूछा जा रहा है अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को किसके संरक्षण में हुआ? तो ध्यान रखेंगे यह बैरम खां के संरक्षण में था। बैरम खां के संरक्षण में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। 13 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? 13 वर्ष की अवस्था में अकबर का राज्याभिषेक यह कालानौर में हुआ था। कालानौर में हुआ था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है, राज्याभिषेक के बाद अकबर के लिए पहला संकट उत्पन्न किया।
राज्याभिषेक के बाद अकबर के लिए पहला संकट उत्पन्न करने वाले ये अफ़गान थे। अफ़गानों ने पहला संकट उत्पन्न किया। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम बैरम खां किस मुग़ल बादशाह की सेवा में शामिल हुआ? बैरम खां किस मुग़ल बादशाह की सेवा में शामिल हुआ? तो ये हुमायूं के सेवा में बैरम खां सर्वप्रथम शामिल हुआ था। उसके बाद ये अकबर के संरक्षण में रहा। पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसमें अंततः हेमू की पराजय हुई, ये कब लड़ा गया? पानीपत का युद्ध जो था हेमू और बैरम खां के बीच लड़ा गया और यह युद्ध लड़ा गया, यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को यह युद्ध लड़ा गया। दिल्ली को हेमू से बचाने के लिए अकबर बैरम खां के नेतृत्व में और हेमू के बीच लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखेंगे, यह पानीपत का द्वितीय युद्ध था। पानीपत का द्वितीय युद्ध था। हेमू उर्फ हेमराज, हेमू उर्फ हेमराज यानी हेमू का दूसरा नाम क्या था? हेमराज किस कुल का था? हेमू किस कुल का था? तो यह धूसर वैश्य था। ध्यान रखेंगे, यह धूसर कहा जाता है, यह धूसर वैश्य था। मृत्यु के पूर्व बैरम खां और मुगल सेना के मध्य एक युद्ध हुआ जिसे कहा जाता है, मृत्यु के पूर्व बैरम खां और मुगल सेना के बीच एक युद्ध हुआ था जिसे तिलवड़ा का युद्ध कहा जाता है। तिलवड़ा का युद्ध कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तथाकथित पर्दा प्रथा का प्रभाव अकबर के जीवन में कब से कब तक रहा? यानी पेटीकोट शासन इसको कहते हैं। पर्दा प्रथा शासन का प्रभाव अकबर के जीवन में कब से कब तक रहा? तो यह 1560 से लेकर के 64 ईस्वी तक यह पेटीकोट शासन के अंतर्गत रहा। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में कौन सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों में कौन सही नहीं है? तो यह अहमदनगर जो 1516 ईस्वी में हुआ था, यह सही नहीं है। अकबर का समकालीन मालवा शासक कौन था? अकबर का समकालीन मालवा शासक बाज बहादुर था। यानी अकबर के समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। निम्नलिखित जोड़ों को सुमेलित कीजिए। यानी ये जोड़े हैं, इनको सुमेलित करना है, मिलाना है कि कौन सही है। तो मालवा आदम खां, चुनार आशफ खां, गोंडवाना अब्दुल खां, ये सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। तो ये मालवा आदम खां, चुनार आशफ खां ये सही है, गोंडवाना अब्दुल्ला खां ये गलत है, आमेर अकबर यानी ये गलत जो है, गलत, यह गलत ऑप्शन जो है गोंडवाना वाला, यानी सी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित राजस्थानी राजपूत राज्यों में किसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? यानी आमेर जो था यह स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर लिया, यानी बिना युद्ध लड़े आमेर जो था ये घुटने टेक दिया। मेवाड़ का राजा उदय सिंह की अधीनता किस सामंत का मेड़ता पर अधिकार था? मेवाड़ के राजा उदय सिंह के अधीन किस सामंत का मेड़ता पर अधिकार था? ध्यान रखेंगे, तो यह जयपाल था। यहाँ का सामंत कौन था? जयपाल था। प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध के समय मेवाड़ का शासक कौन था? हल्दी घाटी के युद्ध के समय मेवाड़ का शासक राणा प्रताप सिंह था। राणा प्रताप सिंह था। तो और हल्दी घाटी का युद्ध जो था यह 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? हल्दी घाटी के युद्ध में ध्यान रखेंगे, मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला ये मान सिंह था। मान सिंह मुगल सेना का नेतृत्व किया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजस्थानी राज अकबर के अधिकार में नहीं था? अकबर के अधिकार में नहीं था। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर यानी उपयुक्त में से सभी। ये तीनों ऐसे राज थे जो अकबर के अधिकार क्षेत्र में
नहीं थे। निम्नलिखित में से किससे अकबर के वैवाहिक संबंध थे? किससे अकबर के वैवाहिक संबंध थे? तो यह आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, यानी उपयुक्त में से तीनों से अकबर के वैवाहिक संबंध थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 1572 ईस्वी में अकबर ने निम्नलिखित में से किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया? 1572 ईस्वी में यह यानी मुजफ्फर खां तृतीय और एतमाद खां दोनों को पराजित कर अकबर जो था अहमदाबाद पर आक्रमण कर लिया, यानी ऑप्शन सी पर जाएंगे, ए और बी दोनों। प्रश्न है अकबर ने गुजरात अभियान के समय ही यह पहली बार समुद्र का दर्शन किया, पुर्तगालियों से पहली बार मिला, कहा जाता है ए और बी दोनों। ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन पर जाएंगे, ये सी ऑप्शन पे जाएंगे, दोनों ऑप्शन होंगे इसके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की अत्यधिक महत्वपूर्ण विजय कौन थी? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में अकबर की सबसे महत्वपूर्ण विजय जो थी ये कंधार विजय था। अकबर के समकालीन दक्कनी रियासतों में किसने बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया? दक्कनी रियासतों में बिना युद्ध किए ही अकबर की अधीनता को स्वीकार करने वाला यह खानदेश था। अकबर का अंतिम विजय कौन सी थी? अकबर की अंतिम विजय की बात की जाए तो ये असीरगढ़ की विजय जो थी यह अकबर की अंतिम विजय थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे 1601 ईस्वी में असीरगढ़ को जीतने के बाद अकबर ने खानदेश का नया नामकरण किया। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ को जीतने के बाद अकबर ने खानदेश का नया नामकरण दानदेश किया था। यह दानदेश किया था, ध्यान रखेंगे। अकबर के शासनकाल में भारत आने वाले यूरोपीय कौन थे? अकबर के समय कौन से यूरोपीय थे जो भारत आए? यानी ये पुर्तगाली भी आए, डच भी आए और अंग्रेज भी आए, यानी ये उपयुक्त तीनों कह सकते हैं, तीनों अकबर के समय आए थे। 25 अक्टूबर 1605 को मुगल सम्राट अकबर की निम्नलिखित में किस बीमारी से मृत्यु हो गई? कहा जा रहा है 25 अक्टूबर 1605 को अकबर की किस बीमारी के वजह से मृत्यु हो गई? तो अतिसार के वजह से अकबर की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ पर करवाई? तो अकबर ने इबादत खाना की स्थापना ये फतेहपुर सीकरी में करवाई थी। प्रश्न है अकबर की धार्मिक नीति का प्रथम चरण उसकी सुलह कुल की नीति के कारण प्रसिद्ध रहा। अकबर की सुलह कुल की नीति उसके किन आदर्शों का प्रतिफल था? ए है उसकी धार्मिक सहिष्णुता, बी है उसकी राजनीतिक उदारता, सी है उसकी सांस्कृतिक समन्वयवादी दृष्टिकोण, डी है उपयुक्त में से सभी। यानी सुलह कुल की नीति जो थी, ध्यान रखेंगे, ये सुलह कुल की नीति का आदर्श उपयुक्त में से सभी था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी और जैनाचार्य हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर ने जैनाचार्य हरिविजय सूरी को किस उपाधि से सम्मानित किया था? यह जैनाचार्य हरिविजय सूरी को मुगल सम्राट अकबर ने किस उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह जगत गुरु के उपाधि से अकबर ने इन्हें सम्मानित किया था। किस उपाधि से? जगत गुरु के उपाधि से।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 105वां प्रश्न है यहाँ पर। अकबर ने हिंदू धर्म के किस सिद्धांत को अपनाया? अकबर ने हिंदू धर्म के किस सिद्धांत को अपनाया? तो यह पुनर्जन्म के सिद्धांत को और कर्मवाद को, यानी कह सकते हैं ए और बी दोनों ऑप्शन हैं। निम्नलिखित किस सिख गुरुओं में किसे सम्राट अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघे जमीन दिए थे? 500 बीघा जमीन ये रामदास को दिया था। अकबर ने दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म या तौहीद इलाही, ध्यान रखेंगे दीन है इलाही जो ईश्वर का धर्म था, या तौहीद इलाही देवी एकेश्वरवाद की स्थापना कब की? तो अकबर ने तौहीद इलाही और दीन ए इलाही की स्थापना यह 1582 में की। 1582 में की, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर। अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अकबर के दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित की अगर बात की जाए तो यह अबुल फजल था। मुख्य पुरोहित अबुल फजल था। अकबर के दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला हिंदू था। तो अकबर के दीन ए इलाही धर्म का स्वीकार करने वाला हिंदू बीरबल था। बीरबल ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। चलिए 1584 ईस्वी में अकबर ने किस संवत के प्रचलन को बंद कर सौर वर्ष के प्रयोग को शुरू करवाया था? संवत को प्रचलन बंद कर ये सौर वर्ष को शुरू करवाया था। यह हिजरी संवत था। हिजरी संवत, ध्यान रखेंगे। 111वां प्रश्न है आपके सामने। यह प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से किसकी अकबर द्वारा उपासना की गई? अकबर द्वारा किसकी उपासना की गई? तो यह प्रकाश के स्रोत सूर्य की अकबर द्वारा उपासना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन था? नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय यह बीरबल था। बीरबल नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे अकबर ने कवि प्रिया और कविराज की उपाधि प्रदान की थी? तो कवि प्रिया और कविराज की उपाधि अकबर ने बीरबल को प्रदान की थी। बीरबल को प्रदान की थी। किसे अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की? अमीर उल उमरा की उपाधि बीरबल ने यह अब्दुल रहीम खान खाना को प्राप्त की। अब्दुल रहीम खान खाना को बीरबल ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न है यहाँ निम्नलिखित में से किसने अकबर के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहा है? अकबर के काल को मुगल साम्राज्य का स्वर्ण काल कहने वाला व्यक्ति जो था यह लेनपुल था। लेनपुल ऐसा व्यक्ति था जो अकबर के साम्राज्य को स्वर्ण काल कहा है। ध्यान रखेंगे। चलिए यह सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न रहे हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखेंगे और मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे संबंधित और प्रश्न लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।